हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का यानी विज्ञान शिक्षण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 71 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अब नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, ये हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वायु प्रदूषण का सूचक है। तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? आपका ऑप्शन दिया है शैवाल, दूसरा दिया है कवक, तीसरा दिया है लाइकेन, द दिया है जीवाणु। इसमें क्या होगा? वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो इसमें वायु प्रदूषण का जो सूचक है वह है कौन? लाइकेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है। तो आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन। अच्छा, लाइकेन बनता कैसे है? तो शैवाल और कवक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अ दिया है वायु प्रदूषण, ब दिया है जल प्रदूषण, स दिया है मृदा प्रदूषण और द दिया है सभी। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक ना। इसमें सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके वजह से ताजमहल का जो संगमरमर है दिन प्रतिदिन उसका क्षय होता जा रहा है। ठीक ना। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल दिन प्रतिदिन उसके संगमरमर का क्षय होना का कारण है, तो क्या बताएंगे? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में अगर पूछा जाए क्या क्या तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है, तो क्या हो जाएगा? और दिया है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ब दिया है सिट्रिक अम्ल, स दिया है एसिटिक अम्ल और द दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? 73 में क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक ना। क्या पाया जाएगा? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन नंबर 74, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी है? अ दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट, स दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, द दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपका ब आंसर सही हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे डीएलएड की दृष्टि से देखें, चाहे वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखें, हर तरह की कम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण। देखिए, क्वेश्चन पूछ दे लिया, क्या कारण है भैया? ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है? नहीं। ओजोन परत? नहीं। अम्ल वर्षा? हाँ, मैंने बताया अभी आपको। तो क्या हो जाएगा आपका? अम्ल वर्षा। सा आंसर सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो अ दिया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ब दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। स दिया है क्लोरीन। द दिया है हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। तो ये आपका जो क्वेश्चन जो अ है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका अ सही हो जाएगा। ठीक है, मीथेन भी है। मीथेन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, CH4। कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हैं CO2, और नाइट्रस ऑक्साइड का आप जानते हैं, है ना, N2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 77 का, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? अ दिया है वायु प्रदूषण, ब दिया है जल प्रदूषण, स दिया है मृदा प्रदूषण, द दिया है कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है यानी वायु प्रदूषण आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? और देखिए CnH2 2n+2। ब दिया है CnH2n। स दिया है CnH2n+1 और द दिया ये सभी। क्या हो जाएगा बताइए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें जो CnH2n+2, ये आपका आंसर और सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो क्या बताएंगे? अ दिया है एथेन, ब दिया है मीथेन, स दिया है एसिटिलीन, द दिया है एथिलीन। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? देखिए ये आपका एल्युमिनियम कार्बाइड है और H2O से क्रिया कराया जा रहा है, तो क्या बन रहा है? मीथेन प्लस मीथेन बन रहा है ना। क्या बन रहा है? मीथेन। अब इसमें देखिए ऑप्शन में आपको दिया है एथेन, मीथेन, एसिटिलीन और एथिलीन, तो क्या हो जाएगा? ब मीथेन। ठीक ना, ये आपका देखिए। अगला क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। क्या? एथिलीन, मीथेन, एथेन, ये सभी। क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस, कौन सी गैस प्राप्त होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? मीथेन गैस। ठीक ना, क्या प्राप्त होगा? मीथेन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2H6, ब दिया है CH4, स दिया है CH3OH, द दिया है C2H2OH। क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा? ब यानी मीथेन CH4। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें मीथेन प्राप्त होगा। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? एल्केन को कौन सा प्रकट करता है? अ दिया है C2H6, ब दिया है C3H6, स दिया है C7H14, द दिया है C9H18। क्या हो जाएगा? 82 का C2H6। एल्केन को कौन सा सूत्र प्रकट करता है? ये एल्केन C2H6, ये आपका सही हो जाएगा। अगला, कच्चे फलों को पकाने में सहायता कर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। कच्चे फलों को पकाने में कौन सहायक है? एथिलीन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। ये आपका एथिलीन। ठीक ना, आपका क्या हो जाएगा? एथिलीन।
यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वृषण में, फेफड़े में, यकृत में, अग्नाशय में। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। यकृत में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर्स, ठीक है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य होता है। अ दिया है श्वसन, ब दिया है निश्वासन, स दिया उत्सर्जन, द दिया है पाचन। वृक्क का कार्य क्या होता है? किडनी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो किडनी का कार्य क्या है? तो किडनी का काम क्या है बताइए? उत्सर्जन का काम होता है। किडनी का काम क्या होता है? उत्सर्जन का। ये उत्सर्जी हमारे अंग होते हैं किडनी, ठीक ना। आगे बात करते हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? 86 क्वेश्चन, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? हृदय, स्पंदन, पाचन, रक्त परिसंचरण। तो विलियम हार्वे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हार्वे किसके लिए, किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? हृदय के लिए, कि स्पंदन के लिए, कि पाचन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए? बताइए 86 का। तो आप हमेशा याद रखेंगे विलियम हार्वे ये रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, ठीक ना। तो इसके लिए ये जाने जाते हैं, यानी रक्त परिसंचरण की इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? अगला दिया है पेशियाँ, ब दिया धमनियाँ, स दिया है तंत्रिकाएँ, द दिया है शिराएँ। क्या हो जाए? पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है, यानी हृदय से रक्त को कौन ले जाता है? धमनियाँ ले जाती हैं कि शिराएँ ले जाती हैं कि पेशियाँ ले जाती हैं? तो पेशियाँ तो होगी नहीं, तंत्रिकाएँ भी नहीं होंगी। धमनी, अब शिरा की बात कर लेते हैं। तो धमनी क्या करती है? हृदय से हमारे पूरे शरीर तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं, जबकि जो शिराएँ होती हैं ये क्या करती हैं? ये शरीर के विभिन्न अंगों से ये हर हृदय तक हमारे पहुंचाने का काम करती हैं। तो जो हृदय से ब्लड आता है हमारे शरीर में वह शुद्ध रुधिर होता है, जबकि शरीर से जो रुधिर जाता है शिराओं के द्वारा हमारे हृदय में वह कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो धमनियाँ जो है हमेशा शुद्ध रुधिर लेकर जाती हैं, जबकि शिराएँ जो होती हैं अशुद्ध रुधिर को आपके हृदय में ले जाती हैं, और धमनियाँ हृदय से आपके पूरे शरीर में ले जाती हैं, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? धमनियाँ। तो यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसी धमनी है जो कि उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक ना। ध्यान में रखेंगे, एक ऐसी धमनी है, जितनी भी धमनियां हैं सब में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। सुपर टेट में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये है 2018 में, कि वह कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो पल्मोनरी जो धमनी होती है इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है, बाकी जितनी धमनियां हैं उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है, ठीक है। एक और यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी शिराएँ हैं जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी शिराएँ हैं उन सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, खाली केवल एक शिरा को छोड़ के। वह कौन सी शिरा है? पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? अ दिया है 0, ब दिया है 2, स दिया है 4, द दिया है 8। बताइए 88 में क्या हो जाएगा? 2। वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, ठीक है। एटीपी है, एटीपी क्या है? एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है। ब दिया एक हार्मोन है, स दिया एक प्रोटीन है, द दिया एक अणु
जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंद होते हैं, क्या हो जाएगा? 89 का क्वेश्चन, 89 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 89 का हो जाएगा आपका एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। आपका द आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अ दिया है स्टार्च, ब दिया है पारुविक एसिड, स दिया है शर्करा, द दिया है एथिल अल्कोहल। अनाक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन क्या होता है? वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 90 का क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा कि पायरुविक एसिड हो जाएगी, शर्करा की एथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा? तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। अ दिया है एडीपी, ब दिया है आरएनए, स दिया है एटीपी, द दिया है एनएडी, क्या हो जाएगा? 91 का। तो आपको पता है एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एटीपी क्या है ये? इससे तुरंत ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 92 की श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? श्वसन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? एडीपी करता है, केटीपी करता है, केएमपी करता है कि ग्लूकोज करता है? 92 क्वेश्चन नंबर 92 की बात किया जाए, क्या हो जाएगा? एटीपी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? अ दिया है कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, ब दिया है धुआं, स दिया है स्वतः चलित निर्वातक, द दिया है हवाई जहाज। बताइए जल्दी, जल प्रदूषण क्या? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। कीटाणुनाशक पदार्थों का जो रसायन होते हैं जब हम खेतों में इसका छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है? जल हमारा प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण क्या है भैया? बताइए। गंदी नाली है, रेडियोधर्मी पदार्थ है कि ध्वनि है कि धुआं है? बताइए। 94 का क्या हो जाएगा आपका? रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक ना। अत्याधुनिक मतलब इस समय वर्तमान काल में प्रदूषण का कारक क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला बात करते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? सीवेज उपचार के द्वारा, कि विद्युत चालित वाहनों द्वारा, कि परमाणु बम को रोककर, कि इनमें से सभी? 95 का क्वेश्चन नंबर 95 बताइए क्या हो जाएगा? तो सीवेज उपचार के द्वारा भी हम लोग प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, विद्युत चालित वाहनों द्वारा भी, ठीक है, और परमाणु बम को रोककर, इन सभी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। ऊर्जा अपशिष्ट कौन है? वाहितमल है, कि ताप ध्वनि और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है, कि द्रव अपशिष्ट है, कि ठोस अपशिष्ट है? बताइए क्या हो जाएगा? ऊर्जा अपशिष्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 96। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ताप ध्वनि और रेडियो एक्टिव, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? वो ताप ध्वनि और रेडियो एक्टिव। अगला, लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? तो लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, कि PAN के, पैन के? बताइए। 97 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइकेन और ब्रायोफाइटा किसके प्रदूषक हैं? प्रदूषक के सूचक हैं, बताइए। 97 का
क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक ना, मैंने बताया था आपको पहले भी। सल्फर डाइऑक्साइड के ये प्रदूषक हैं, ये प्रदूषण के सूचक हैं, इंडिकेटर हैं, लाइकेन और ब्रायोफाइटा। आगे बात करते हैं, जल को प्रदूषित करने वाले हैं। जल को प्रदूषित करने वाले कौन हैं? पारा, सीसा, सोना चांदी, तांबा टीन, पीतल चांदी। जल को कौन प्रदूषित करता है बताइए? सोना चांदी तो करता नहीं है, तांबा टीन करता नहीं है, पीतल चांदी नहीं करता है, बस आंसर है यानी पारा और सीसा। मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। मोटर वाहन प्रदूषण कैसे कम करें, इसका क्या उपाय है? तो ब दिया है मोटर वाहनों के इंजनों की डिजाइन में सुधार, ब दिया है सीएनजी तथा एलपीजी जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव, द दिया इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बताइए? 99 का सभी हो जाएगा। मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार करें, सीएनजी तथा एलपीजी गैसों जैसे इंजनों का उपयोग किया जाए हैं, जो सीएनजी और एलपीजी से चलें। मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव किया जाए, है ना, वो समय से सर्विसिंग कराया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है। मरुस्थल बनने का कारण क्या है? वन रोपण, वन अवरोपण, जलमग्न होना, अधिक कटाई। क्या हो जाएगा? मरुस्थल बनने का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी बताइए। 100 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल बनने का मुख्य कारण। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। वन आरोपण, वन रोपण, वन माने वनों का रोपण, वन आरोपण, जलमग्न होना, और द दिया अधिक कटाई। अधिक कटाई से भी क्या है? मरुस्थल बनने का कारण है वन आरोपण, यानी वन का आरोपण न होना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों सही है, लेकिन इसमें से मुख्य कारण पूछ रहा है तो वन आरोपण, ये बस सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कटाई ठीक है, लेकिन वन का रोपण होगा ही नहीं, तो मरुस्थल बनते जाएंगे, ठीक है। तो आपका ब आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब यहीं पर हम लोग आज की क्लास को रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ठीक है। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।